कि कोई भी जीवन जो है ना वो किस प्रकार से अपना जीवन जीता है, कोई भी प्राणी है ना। समष्टि जो होती है यानी कि कोई भी जनसंख्या, समझना अच्छे से, कि कोई भी जनसंख्या जो होती है वो अपनी जनन योग्यता या डार्विनी योग्यता को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती है। यानी कि कोई भी प्रजाति जब विकसित होगी ना तो वो किसके लिए विकास कर रही है, किस लिए विकसित हो रही है, अपनी जनन योग्यता को बढ़ाने के लिए। यानी कि अपनी जो प्राकृतिक वृद्धि की नैसर्गिक दर है, यानी लिखा हुआ है कोष्टक में उच्च आर मान, यानी उच्च आर के मान को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती है। तो आपसे कहा जाए कि डार्विनी योग्यता क्या है, तो आप ये लाइन लिखना, उसमें ज्यादा कुछ मत लिखना है ना, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, आप अपनी किताब की एक लाइन लिखना कि समष्टियां यानी कि प्रजातियां या जनसंख्या जितनी भी है वो सब जनन योग्यता यानी कि डार्विनी योग्यता, यानी जनन योग्यता को क्या बोलते हैं, डार्विन की योग्यता बोलते हैं। आपको सबको पता होगा कि डार्विन ने कहा था कि जो प्रजाति अधिक संख्या में जनन करती है वो प्रजाति इस समष्टि में क्या रहती है, बनी रहती है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है वही प्रजाति समष्टि में बनी रहेगी, ऐसा डार्विन ने कहा था। ठीक है। खास प्रकार के वर्ण दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष प्रजनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। इसका मतलब है खास प्रकार के वर्ण दबाव सेट। वर्ण दबाव का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि तो कोई भी प्राणी है वो अपनी जनन योग्यता को विकसित करने के लिए या जनन के लिए, अत्यधिक जनन के लिए विकसित होता है। कुछ जीव, अब इसको याद रखना पॉइंट को, कुछ जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागरीय सामन मछली, अंडरलाइन करना है इसको, प्रशांत महासागरीय सामन मछली और बांस। पिछली बार भी एग्जाम्पल पूछा गया था, इनमें से जितने भी पीछे थ्योरी है ना सारी इसमें से। तो जैसे कि महासागरीय सामन मछली और बांस, जबकि अन्य अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करते हैं, जैसे कि अधिकांश तो पक्षी और क्या, स्तनधारी। तो ये याद रखना आपको कि अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करने वाले कौन हैं। कुछ जीव छोटी साइज की समष्टि है, देखो इस पे भी याद रखना। अब प्रजनन किस पे डिपेंड करता है, आकार पे डिपेंड कर रहा है। देखिए कैसे कि कुछ छोटी साइज की समष्टि बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न करती है, जैसे कि ऑयस्टर और पेलेजिक मछलियां। उदाहरण याद रखना, ऑयस्टर और पेलेजिक मछलियां जो होती है ये छोटी साइज की होती है भाई, ध्यान देना। छोटी साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होती है, छोटी छोटी मछलियां बहुत अधिक जनन करेगी, ध्यान देना। जैसे मच्छर बहुत होते हैं, है ना। मच्छर की अपेक्षा हाथी ले लीजिए आप लोग, बड़ी प्रजाति, तो वो बहुत कम संख्या में क्या करेगी, प्रजनन करेगी, जितनी बड़ी संख्या में होगी, है ना। जबकि दूसरी बड़ी साइज की संतति कम संख्या में संतति उत्पन्न करती, चाहो इसे लिख सकते हो, कम संख्या में उत्पन्न करती है पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी बड़े प्राणी होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो समष्टि, जो प्रजाति या जो जीव जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतनी ही तेज गति से क्या करेगा, प्रजनन करेगा। जैसे कि एक कोशी के जीव ले लीजिए आप, प्रोटोजोआ, अमीबा, जीवाणु वगैरह, ये बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में प्रजाति, जैसे वेल मछली ले लीजिए या फिर हाथी ले लीजिए वगैरह। वेल वैसे मछली नहीं है, मेमेलिया वर्ग का प्राणी है ना। तो ये जो होते हैं ये बड़ी संख्या में क्या करते हैं, सॉरी कम संख्या में प्रजनन करते हैं। संतान इनकी 2-3 साल में एक बार ऐसे हो जाए तो ये है। जीवों के जीवन वृत्त विशेषक जिस आवास में रहते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, छोटी संतति जो होती है यानी छोटी जाति जो होती है अधिक प्रजनन क्यों करती है, बड़ी जाति कम प्रजनन क्यों करती है, यानी बड़े आकार की प्रजाति कम प्रजनन करती है, छोटे आकार की प्रजाति अधिक प्रजनन करती है। इसको विशेष याद रखना बस, इसमें और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों करती है, अपने पर्यावरण के हिसाब से, जैसे उनका जिस प्रकार से उनका पर्यावरण के प्रति अनुकूलन होगा ना वैसा ही होगा। देखो कैसे, जीवों के जीवन वृत्त विशेषक जिस आवास में वे रहते हैं उसके अजीवीय और जीवीय घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होते हैं। यानी जो भी प्रजाति विकास होगी वो अपने पर्यावरण के हिसाब से होगी, है ना, अपने हिसाब से कुछ नहीं होगा। यानी पर्यावरण जैसा चाहेगा, प्रकृति जैसे चाहेगी, प्रकृति जैसे विकास करेगी वैसे विकास इनका होगा भाई। ठीक है। तो इसके कुछ 2-4 एग्जाम्पल है, आप लोगों को याद रखना है। तो कहने का मतलब ये कि जो प्रजाति है ना, छोटी प्रजाति जो होती है, छोटी प्रजाति अधिक प्रजनन करती है, बड़ी प्रजाति कम प्रजनन करती है।
ऐसा क्यों करती है? अपने पर्यावरण के हिसाब से। ये दे रखा है एग्जाम रखना, अपने जैविक और अजैविक घटकों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर और भी याद रखना कि जो अधिक संतति उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं उनमें जैविक और अजैविक दबाव बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब है ना, तो जो दबाव है उस वजह से ये है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं किस प्रकार से होती है? ठीक है, तो समझते हैं इसको, समष्टि पारस्परिक क्रिया को। देखो, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यानी कि जितने भी प्रजाति के जीव समष्टि में रहते हैं वो आपस में कोई ना कोई क्रिया करते हैं आपस में। तो ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो समष्टि पारस्परिक क्रियाएं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जैव समुदाय बनाने के लिए जीव विभिन्न तरीकों से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। कई प्रकार के तरीके होते हैं, ठीक है। या फिर दो भिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया को अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया कहते हैं। अगर अलग अलग जाति में क्रिया हो रही है, जैसे कि मान लीजिए मनुष्य है, अलग जाति है, मनुष्य का मच्छर के ऊपर या मच्छर का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आपस में इसको क्या बोलेंगे अपन? अंतरजातीय पारस्परिक क्रिया है। अब आपसे पारस्परिक क्रिया के नाम दे रखे हैं कि पारस्परिक क्रिया का नाम जाति ए और जाति बी ऐसे दे रखा है आपको। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब समझने की कोशिश करना आप लोग कि सहोपकारिता, इसको बोलते हैं म्यूटेलिज्म। दो जातियों को, यानी कि दोनों ही जातियों को लाभ होता है। जाति ए भी प्लस में होती है और जाति बी भी प्लस में होती है, दोनों जातियों को लाभ होता है। जैसे कि आपने सुना होगा नाम लाइकेन वगैरह का, दोनों को लाभ हो रहा है ना भाई, क्या नुकसान हो रहा है? क्या दोनों को लाभ हो रहा है। इसके बाद होता है कंपटीशन। कंपटीशन जो आज के जमाने में बहुत खतरनाक हो चुका है, स्पर्धा, दोनों जातियों को हानि होती है। दोनों जातियों को क्या होती है? हानि होती है, यानी कि दोनों माइनस है, इसका मतलब ए को भी फायदा नहीं, बी को भी फायदा नहीं, दोनों जातियां क्या होती है? माइनस में होती है। जैसे कि मनुष्य मनुष्य होता है ना, संघर्ष हो रहा है, तो दोनों जातियों को फायदा थोड़ी हो रहा है, कॉम्पिटिशन से क्या हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है कंपटीशन के चक्कर में। परभक्षण प्रिडिक्शन, यानी कि एक जाति परभक्षक को लाभ और दूसरे को क्या होती है? हानि। जब एक जाति को लाभ और एक जाति को हानि होती है तो इसको क्या कहते हैं? परभक्षण कहते हैं। परिभाषा आप बनाना खुद ही है ना, अभी आएगी आगे भी। जब एक जाति को लाभ हो दूसरी को हानि हो तो क्या बोलेंगे उसको? परभक्षण। शॉर्ट में है, सारे नोट्स याद रखना। परजीवी परजीविता, जब एक जाति को लाभ और अन्य को क्या होती है? हानि होती है। ये भी वही है, ध्यान देना। पर इसमें याद रखना परभक्षण और इसमें एक अंतर यह है कि परभक्षण में तो पूरी जीव को खा जाता है। परभक्षण और परजीविता में अंतर यह है कि लाभ तो हो रहा है लेकिन सामने वाला जीव पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। परजीविता में ऐसा नहीं है, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, जीव के अंदर नहीं जाएगा, जीव के बाहर रहकर भी तरह उसमें से पोषण प्राप्त करेगा, पूरे जीव को खाएगा नहीं। परभक्षण में तो दूसरे छोटे जीव को बड़ा जीव क्या करेगा? ध्यान देना, परभक्षण में बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाएगा। क्या छोटा जीव बड़े जीव को खा जाएगा? मनुष्य हाथी को खा जाएगा कभी? नहीं होगा ना, छोटा जीव है। और दूसरी बात, वो अलग बात है ना। तो और परजीविता में क्या होता है? परजीविता में ये होता है कि छोटा जीव बड़े जीव को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। देख लो भले आप, परजीविता होती है जुए पड़ जाए मनुष्य की। पहले के लोग नहाते नहीं थे बहुत दिनों तक, हाँ 8-8 दिन तक नहीं नहाते थे, है ना, धूल वगैरह में खेलते रहते थे, छोटे बच्चे भी, उनके जुए पड़ जाती थी। बड़े बड़े लोग भी ऐसे ही है, पहले चलता था इससे। फिर आता है सबोजिता। सबोजिता का मतलब क्या होता है? एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को कोई जरूरी नहीं है फायदा हो नुकसान हो, कोई मतलब नहीं। एक जाति को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना तो फायदा ना नुकसान, जीरो, उसका क्या रहता है? जीरो रहता है। फिर आती है एक और, जिसको बोलते हैं अंतरजातीय परजीविता। जब एक जाति को हानि और दूसरी जाति को क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, पेपर में प्रश्न यही आएगा कि एक जाति को लाभ और एक जाति को हानि, इसको क्या बोलते हैं? एक प्रश्न तो ये। दूसरा ये आएगा, इसका उदाहरण बताइए। किसका उदाहरण? अंतरजातीय परजीविता का उदाहरण बताइए, सहभोजिता का उदाहरण बताइए। मात्र यही प्रश्न अभी तक पेपर में आया है, या तो नाम, ठीक है ना, या इस तरह से, या उसका उदाहरण देके ये पूछा गया है, बस यही टाइप है। परभक्षण परजीविता और सहभोजिता, इसको अंडरलाइन कर लेना। परभक्षण परजीविता और सहभोजिता में पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता के साथ साथ में रहती है भाई। तो ऐसी कौन सी तरीके हैं जिनमें जातियां साथ साथ रहती है? ठीक है ना, तो वो है भाई
ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं इसको आगे एक एक करके। इसमें दे रखा है, आप देख लेना, जीरो को क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। जीरो पे लिख लेना आप चाहो तो। प्लस का मतलब समझ गए ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस का मतलब लाभ होगा, माइनस का मतलब हानि होगा, जीरो का मतलब अप्रभावित रहेगा। याद रहेगा ना, लिखाने की जरूरत नहीं ना अलग से, है ना, तो याद रखना इसको। इसके बाद देखिए परभक्षण को पढ़ते हैं। परभक्षण का मतलब क्या होता है। अब परभक्षण का क्या महत्व है ना। परभक्षण यानी प्रिडेशन, यानी कि एक व्यापक पारिस्थितिक संदर्भ में सभी मांसाहारी, शाकाहारी आदि शिकारी है भाई। मांसाहारी भी शिकारी है और शाकाहारी भी शिकारी है। हम शिकार नहीं करते आलू बैंगन का, हाँ, आलू बैंगन टमाटर का शिकार करते नहीं करते बताओ, तो हम शिकारी है ही नहीं है। मांसाहारी किसका शिकार करते हैं, मुर्गा, मछली, अंडा, इनका शिकार करते हैं, ठीक है ना। तो अब याद रखना, अगर शिकारी शिकार न करे, ध्यान देना, अगर शिकारी शिकार न करे तो क्या हो, इसका नुकसान है। देखो कैसे, यदि परभक्षी अपने शिकार का अतिदोहन करता है, एक चीज भूल गए बीच में, लगभग 25% कीट पादप है ना परभक्षी होते हैं भाई। कीट पादप पादपभक्षी होते हैं। आप 25% जो कीट है वो पादपों को खाते हैं, बच्चे कुछ पादपों को मनुष्य खा जाता है। यदि परभक्षी अपने शिकार का अतिदोहन करता है तो शिकार विलुप्त हो सकता है। ज्यादा खाएगा उसको शिकार को तो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा। अगर परभक्षी जो भी है वो शिकार अति शिकार करता है, बहुत ज्यादा शिकार करता है, तो कौन विलुप्त हो जाएगा, परभक्षी भी विलुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर शेर जंगल में रहता है, वो सबको खा गया तो फिर कुछ नहीं बचा, तो फिर क्या होगा, एक दिन उसको कुछ नहीं मिलेगा और वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये होता है परभक्षी का। इसलिए प्रकृति में परभक्षी है ना विवेकी होते हैं। विवेकी मतलब, विवेक मतलब विवेक से काम लेते हैं, है ना। विवेक से काम लेने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि बाघ है, पूरी हिरणों को खा जाएगा, वो बाघ एक बार में एक आध शिकार करता है, फिर आराम से बैठ जाता है शांति से, ऐसे नहीं कि खाता ही रहेगा वो, ठीक है ना। ऐसे एक ये चीज है। दूसरी चीज देखिए आगे इसमें परभक्षण के बारे में, परभक्षियों का क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट है ना। परभक्षियों का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ प्रेडेटर्स। परभक्षी पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सन्नाल के रूप में कार्य करते हैं। सन्नाल क्या होता है, ये कॉन्ड्यूट, यानी कि ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कैसे, पहले चीज ये कि परभक्षी शिकार आबादी को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। शिकार आबादी को नियंत्रित करने का मतलब यह है कि जब भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियां लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है। क्या हो जाती है, आक्रामक, ठीक है, और तेजी से फैलने लगती है भाई। आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लगती है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए इसका उदाहरण दे रखा है, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। मतलब अगर किसी का कोई शिकारी नहीं है तो वो उसकी संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अभी आप देखो, आपका उदाहरण बता रहा हूँ मैं, आपके हाड़ोती का उदाहरण बता रहा हूँ। रोजड़े बढ़ गए, रोजड़े क्यों बढ़ गए, क्योंकि उनका शिकार करने वाला परभक्षी है ही नहीं, इसलिए रोजड़ों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। मच्छर बढ़ जाते हैं क्योंकि मच्छरों का कोई शिकारी नहीं है, ठीक है ना। कुत्ते बढ़ जाते हैं, कुत्तों का कोई शिकारी नहीं है, ठीक है ना। बिल्लियां बढ़ जाएगी क्योंकि कुत्ते ही नहीं है आसपास, इसलिए बिल्लियां बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये चीज देखो, हाँ, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। उदाहरण देखो, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में 1920 की बात है, एक नागफनी लाई गई, है ना। जो वहां नागफनी क्यों लाई गई, हरियाली के लिए। वहां हरियाली, रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर। नागफनी वहां लाखों हेक्टेयर में तेजी से फैल गई, उसने तबाही मचा दी। मतलब चारों तरफ नागफनी नागफनी, है ना, हर जगह नागफनी फैल गई, ठीक है ना। नागफनी फैल गई तो उसका क्या हुआ, अंत में नागफनी को खाने वाले परभक्षी शलभ को ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। मतलब अगर परभक्षी ना हो ना तो प्रकृति में तबाही मच जाए, है ना। शेर ना होते, शेर को क्यों बढ़ाया जा रहा है जंगलों में, शेर की संख्या क्यों बढ़ाने का प्रयास करिए सरकार, इसलिए बढ़ा रही है, ये है उसका महत्व। अगर शेर रहेंगे ज्यादा तो समष्टि क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, नियंत्रित रहेगी, इसलिए बढ़ाया जा रहा है। परभक्षियों का प्रयोग, अभी आप देखिए सांपों की संख्या वगैरह कम हो गई है, मोरों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि शिकार जो है, इनकी शिकारी लोग इनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं, इस वजह से ये है। तो प्रकृति में ये चीजें हैं। परभक्षियों का जैविक नियंत्रण,
विधियों में प्रयोग किया जाता है। परभक्षी आपने देखा होगा, अभी देखेंगे अपन आगे इसमें, परभक्षी जो होते हैं उनका उपयोग जैव नियंत्रण में भी किया जाता है। आपने पढ़ा था ना, वो भूल गए क्या? बायो फर्टिलाइजर, जैव नियंत्रण कारक, जैव नियंत्रण करता, पढ़ा था आपने? बताओ क्या उदाहरण था उसका? नहीं नहीं, वो बीटल्स वीटल्स का कुछ उदाहरण था, बताओ। हाँ, बीटी कपास वाला, और भी तो था उदाहरण, भूल गए। परभक्षियों का प्रयोग जैव नियंत्रण में करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल लिख लो चाहो तो यहाँ पे, ड्रैगन मक्खी के द्वारा लेडी बर्ड बीटल का कंट्रोल, है ना। वैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पार्ट में आप याद करना वहां। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में सहायता करते हैं। देखो एक और चीज, कंपटीशन बढ़ रहा है, ध्यान देना। मनुष्य में अभी कंपटीशन बढ़ रहा है। मान ले मनुष्य जाति बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो कोई ना कोई ऐसा परभक्षी आएगा या कुछ आएगा, जैसे कि उस समय डायनासोर की बात करते हैं अपन, तो डायनासोर आसपास के सारे जंतुओं को खा गए। पहले तो औरों में कंपटीशन बढ़ा होगा, तो डायनासोर आ गए, डायनासोर सबको खा गए। डायनासोर को खाना मिला तो डायनासोर स्वयं ही क्या हो गए? मर गए। इसको बोलते हैं प्रलय की अवस्था। अब देखिए इसका उदाहरण दे रखा है, जातियों की विविधता बनाए रखने में परभक्षी क्या है? शायद आप इतनी डिटेल से मत लिखना, पेपर में आ जाए तो चार एक एक लाइन लिखना इन सबकी, है ना। कैसे लिखोगे? जैव नियंत्रण में प्रयोग, है ना, जाति विविधता बनाए रखने में प्रयोग, है ना, इस तरह से। तो परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता को कम करके किसी समुदाय में विभिन्न जातियों को बनाए रखने में सहायता करता है। एक इसका एग्जाम्पल याद रखना, अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतरजातीय समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन को अंडरलाइन करो। पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। पूछा जाएगा आपसे कि जैव विविधता यानी अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतरज्वारीय समुदाय में कौन सा परभक्षी रहता है? उसका नाम है पाइसेस्टर तारामीन। दूसरी बात, अंतरजातीय समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन महत्वपूर्ण परभक्षी है। एक प्रयोग में जब एक बंद अंतरज्वारीय क्षेत्र से सभी तारामीन हटा दी गई, ध्यान देना, ये तारामीन हटा दी गई वहां से, ये परभक्षी है ना, तो इसको हटा दिया गया, एक प्रयोग किया गया, तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही कशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां क्या हो गए? विलुप्त हो गए। हाँ, अकशेरुकियों की जातियां क्या हो गए? विलुप्त हो गए। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता है, आपको एग्जाम्पल इस तरह से देने हैं भाई। तो एक और इस चीज को याद रखना, तो अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा को कम करती है ये, ठीक है ना। अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा को कम करती है, जातियों को बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है। दूसरी बात यह कि परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकार जातियों ने क्या उपाय किया? ऐसा तो है ही नहीं कि हर कोई आएगा शिकार करके चला जाएगा, है ना। तो किया क्या जाएगा? परभक्षियों के प्रभाव को कम करने के लिए शिकार जातियों की सुरक्षा, शिकार जातियों ने ऐसा क्या किया है? तो देखिए, कीटों और मेंढकों ने तो शिकारी से बचने के लिए क्या उपाय अपनाया? छद्म आवरण। क्या अपनाया? छद्म आवरण। तो कीट और मेंढक तो ऐसे बच जाएंगे शिकारियों से, परभक्षियों से। कुछ शिकार जातियां विषैली होती है, इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते, है ना। जैसे नागफनी वगैरह होती है, इसमें कांटे भी होते हैं, अभी पढ़ेंगे इसमें आगे। देखो, मोनार्क नाम की एक तितली, अंडरलाइन करना, मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण परभक्षी पक्षी के लिए ये बहुत ही अरुचिकर होता है, मतलब इसको खाती नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, यानी स्वाद में खराब है भाई। किस में खराब है? स्वाद में खराब है। तो ये दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली कैटरपिलर अवस्था में एक विषैला खरपतवार खाकर, एक विषैला खरपतवार था ना, उसको खाकर इसने क्या किया? अपने आप को तैयार किया। तो मोनार्क तितली कैसे बच जाएगी भाई? मोनार्क तितली जहर कैसी होती है? परभक्षी के लिए बहुत ही अरुचिकर होती है ना, इसलिए परभक्षी पक्षी इसको खाते नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? विषैलापन होता है ना। दूसरी चीज और देखिए, रक्षा के लिए सबसे आकारिकीय साधन कांटे, यानी कि कांटे हो गए अकेशिया और कैक्टस। एकेशिया मतलब होता है बबूल है, और कैक्टस है, तो ये नागफनी, कैक्टस शायद वही है, डंडा तूर, थापा तूर वगैरह सारे आते हैं इसमें।
तो इनमें कांटे होते हैं भाई। अब कांटे होने के कारण परभक्षी इनको नहीं खाते, गाय वगैरह नहीं खाते, तो हरा है। तो अगर इसमें कांटे नहीं होते तो अब तक नागफनी वागफनी वो सब खा जाते, कांटों की वजह से इसको खाते नहीं। और कांटा इतना तीखा और थोड़ा तेज होता है कि वो चुभ जाए ना तो बड़ी को निकलता नहीं है, टूट जाता है भाई नागफनी वगैरह का। देखोगा आपने वो गोल गोल से आते हैं, वो उसके कांटे लगे होते हैं। वो बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं। अगर कुछ खा जाए ऐसे तो उसको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। पाचन का संदमन कर देते हैं, पचते ही नहीं है, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार देते हैं। जैसे उदाहरण है केलोट्रोपिस यानी कि आंकड़ा। कोई आंकड़ा खाता है क्या? हाँ, बकरी वगैरह। आंकड़ा केलोट्रोपिस अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, अंडरलाइन करना। इसके कारण पशु या बकरी इस पौधे को नहीं खाते हैं। खाती है क्या बकरी आंकड़े को? खाती है क्या? बताओ, कोई कोई नहीं खाती है भाई। दो तरह के आंकड़े आते हैं, देसी आंकड़ा, ये किसी को भी नहीं खाती आंकड़ा। इसमें ये स्वाद में रुचिकर है, खाती नहीं है। इसमें ग्लाइकोसाइड होता है भाई। क्या होता है? ग्लाइकोसाइड, याद रखना। इसके कारण पशु इसको नहीं खाते। तो ये इन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन और स्ट्रिक्नीन, अफीम आदि रसायन चारकों से बचने की विधियां है। अफीम को भी कोई जानवर वगैरह ऐसा नहीं खाता है, बताया है ना, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, देखो, निकोटीन, कैफीन, क्वानीन ऐसी कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से इनको खाते नहीं है। भले अलग चीजों में यूज करते हैं लेकिन खाते नहीं है परभक्षी। तो परभक्षियों से बचने के लिए ये तरीके अपनाए। तो प्रश्न क्या आएगा, परभक्षी किसे कहते हैं, परभक्षी से क्या फायदा है, क्या नुकसान है ना। तो परभक्षी से बचने के क्या उपाय है, पूछा जाएगा आपसे कि परभक्षी किस प्रकार से, परभक्षी का क्या महत्व है, परभक्षी से बचने के लिए शिकारियों ने क्या व्यवस्था करी है। ऐसे आप इसको याद रखना है, ठीक है, रह जाएगा याद, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंपटीशन, कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करते हैं पहले। देखो भाई, इस प्रक्रम में एक जाति की योग्यता आर मान, योग्यता मतलब जानते हो, उसकी जनन करने की क्षमता, प्राकृतिक वृद्धि की नैसर्गिक दर, यानी कौन सा प्राणी बढ़ रहा है वही उसकी योग्यता है, जो नहीं बढ़ रहा है वो उसकी अयोग्यता है। दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है। किसी जाति की योग्यता, प्राकृतिक वृद्धि की नैसर्गिक दर दूसरी जाति का घट जाती है। घटती नहीं घटती, बताओ। मान लीजिए कि दो कंपटीशन हो रहा है, मान लीजिए समझो आप तो दो भाई है, एक भाई, दोनों के पास 20 बीघा जमीन है, एक भाई ने 15 बीघा ले ली जबरदस्ती करके, एक भाई के पास 5 ही रहेगी। तो बताइए कंपटीशन के कारण प्रतिस्पर्धा क्यों हुई? क्योंकि दूसरा वाला भाई सोचता है कि मैं ज्यादा बड़ा आदमी बनूंगा, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए आप देख लीजिए कि दो कुत्ते हैं, उनको रोटी डाल दी, तो एक जो पावरफुल होगा कंपटीशन के हिसाब से वो उसको क्या कर लेगा, खा लेगा। तो उस वजह से दूसरा वाला कुत्ता तो भूखा ही रह गया, बेचारा रह गया ना, वो तो दूसरा भूखा रह गया। तो इस वजह से दिक्कत आती है फिर, ये है भाई। चलो भाई आगे। जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है भाई, यार ना। जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा, जातियों के बीच में स्पर्धा होना जरूरी भी है और नहीं भी है। देखो कैसे, निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है जो सीमित है। अभी अपन ने लॉजिस्टिक वृद्धि, है ना। अगर संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, फिर कंपटीशन होगा। क्या होगा? कंपटीशन। कंपटीशन के कारण देखो, निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित है। एक ही खिलौना है, दो बच्चे लड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये, एक ही खिलौना है, दो बच्चे लड़ रहे हैं, बच्चे को भी खिलौना वही चाहिए, दूसरे बच्चे को भी खिलौना वही चाहिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंपटीशन। फर्स्ट रैंक सभी को चाहिए, है ना, सभी बच्चे इसलिए तो कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन के कारण क्या होता है, एक सीमित संसाधनों के लिए होती है भाई, और संसाधन सीमित ही होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि पेपर देने वाले तो कितने हो, मान लीजिए 10 लाख हो और भर्ती निकले 20 लाख की, तो कंपटीशन होगा क्या? ऐसे ही ले लेंगे, क्या मतलब आ रहा है, जिसको लेना है जा, जाना है चल जाओ, नौकरी करे हो, ऐसा। ये असंबद्ध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो, अंडरलाइन करना है इस उदाहरण को, एक
उथली झीलों में आने वाली आगंतुक का मतलब होता है आने वाली फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की बात कर रहे थे अपन, है ना। तो आगंतुक फ्लेमिंगो वहीं की आवासी मछलियों, ध्यान देना, अपन बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका की। कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो, है ना, वहीं की आवासी मछलियां साझा आहार झील में प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती है। मतलब किसके लिए? यानी फ्लेमिंगो, बाहर से कौन आ रही है? फ्लेमिंगो आ रही है, फ्लेमिंगो आ रही है। और वहीं की मछलियां जो होती है ना, साझा आहार है, एक ही आहार है, उसका नाम है प्राणी प्लवक। प्राणी प्लवक जानते हो, तैरने वाले प्राणी होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, के लिए कंपटीशन करती है। इस तरह से ये स्पर्धा एक ही संसाधन के लिए होती है। दूसरी बात, स्पर्धा असीमित संसाधनों के लिए भी हो सकती है। कोई ये कहते हैं ना कि सीमित के लिए होती है, और कोई कहता है असीमित के लिए भी हो सकती है। कैसे? कि बाघ स्पर्धा में एक जाति की असंदक्षता दूसरी जाति की बाध्यकारी और संदमिनी उपस्थिति कर सकती है, भले ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यानी कि बाघ के बीच में स्पर्धा, दो बाघ है भाई, मान लीजिए बाघ के बीच में कंपटीशन, एक बाघ तो बड़े तरीके से शिकार कर सकता है, एक बाघ कम तरीके से शिकार कर सकता है, तो एक की योग्यता घटेगी नहीं घटेगी? बताओ, जो कम पावरफुल है उसकी योग्यता घटेगी। तो यही अपन को यहाँ पे याद रखना है। इसको एक उदाहरण से समझते में, असंदक्षता का मतलब होता है भोजन करने की क्षमता। हाँ, भोजन करने की क्षमता है भाई। असंदक्षता का मतलब होता है भोजन करने की क्षमता, लिख लो। इसको बाधा स्पर्धा बोलते हैं, बाध नहीं है, बाधा स्पर्धा। इसको बाधा करना भाई, इंटरफेरेंस कंपटीशन, बाधा, बाधा स्पर्धा है ये, और मोस्ट है। बाधा स्पर्धा का मतलब क्या होता है कि एक ही जाति की असंदक्षता अर्थात भोजन ग्रहण करने की क्षमता दूसरी प्रजाति की बाध्यकारी और दमनकारी उपस्थिति कारण। दो बाघ है, लड़ रहे आपस में, बाधा पहुंचा रहा है दूसरा खाना खाने में, नहीं ये शिकार मेरा, ये शिकार मेरा। जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य भी ऐसे ही है, संसाधन बहुत है लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा है? कॉम्पिटिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है, दमनकारी उपस्थिति कारण घट जाती है, चाहे संसाधन असीमित हो, हिरण कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन पहले तो हिरण तो चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं, दो शेर लड़ रहे हैं, कौन हमें खाएगा, है ना भाई, जीतेगा जो है तो खाएगा ना। यही होता है, शेर नहीं लड़ते क्या? लड़ते ही लड़ते। गांव में दो पार्टी होते, लड़ते नहीं लड़ते? नहीं लड़ते, एक ही रहता है गांव में, देखा होगा आप लोगों ने, ज्यादातर हाँ ज्यादातर एक ही रहता है, देखना बड़ा जो मेन होता है। हाँ, बंदरों में होता है कंपटीशन, उनके दल होते हैं, है ना। तो बाधा स्पर्धा में एक जाति की असंदक्षता दूसरी जाति की बाध्यकारी, बाध्यकारी मतलब समझते हो, बाधा पहुंचाएगा, लड़ाई होगी, संदमन कर देगा, उसको रोक देगा, अगर भाई ठीक है शिकार मेरा ये, इसकी उपस्थिति कर सकती है, भले ही संसाधन ज्यादा मात्रा में क्यों न उपलब्ध हो। अब बताओ, संसाधन असीमित है ना, तो आप समझ जाएगा असीमित संसाधन का कोई उदाहरण बताओ, सीमित संसाधन का उदाहरण बताओ। सीमित का तो मछली वाला हो गया, और असीमित का क्या होगा? बाघ वाला हो गया। तो इस तरह से जो देखो आगे, स्पर्धा में आमतौर पर मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूलता प्रभावित होते हैं। अब आप समझ जाए कि किस पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूलित प्रभावित होते हैं भाई, इन पे उल्टा प्रभाव पड़ता है भाई। एक देखिए आगे, स्पर्धा के प्रमाण, स्पर्धा के क्या क्या प्रमाण है देखिए। एक तो अपन ने पढ़ा भी था कि गैलापेगो द्वीप, गैलापेगो द्वीप में बकरियां लाई गई भाई, क्या लाई गई? बकरियां लाई जाने के बाद एबिंगडन, है ना, कुछ दशक यानी 10 साल में क्या हो गए? समाप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण है बकरियों की अत्यधिक चारणता, बकरियां अधिक खाती थी, है ना। मान लीजिए अपन कहीं घूमने जाए ना, वहां पे तो सोचो ज्यादा खाने वाले आ जाए, है ना, 10-20 जने सारा ही खत्म कर दे, है ना। तो चारण दक्षता, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 10 खाता है, ऐसा होता है फर्क, उसका विकास ज्यादा होगा, 10 खाएगा तो भाई। हाँ, और तुम लोग खाते ही नहीं हो, जो तुम्हारा कहाँ विकास होएगा। तो ये नियम कहता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली, यानी कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधित जातियां
अनंत काल तक एक साथ नहीं रह सकती। बात समझ में आए आपके? नियम क्या कहता है कि अगर एक ही तरह के संसाधन है तो वह कभी भी साथ नहीं रह सकते। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे एक ही प्रकार का खाना खाने वाली प्रजातियां कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। उदाहरण समझ सकते हो आप इसको। स्पर्धी रूप से घटिया जाति, घटिया का मतलब ये नहीं है कि बिगड़ी हुई जाति, घटिया का मतलब यहाँ हिंदी शब्द है एनसीईआरटी। घटिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कमजोर। क्या होता है? कमजोर जाति विलुप्त कर दी जाएगी। आएंगे बात समझ में? क्या कहा गोसे ने कि अगर स्पर्धा करने वाली दो निकटतम जातियां अनंत काल तक साथ नहीं रह पाएगी अगर वह एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करती है तो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक ही घर में एक ही कमरा हो और उसके लिए दो भाइयों में या दो लोगों में कंपटीशन हो जाए तो फिर उसमें क्या होगा? जो कमज़ोर होगा उसको छोड़ के क्या हो जाएगा? चला जाएगा, या फिर दूसरा वाला उसको मार देगा। ऐसा ही होता है संसाधनों के लिए। या एक जंगल में दो शेर होते हैं, उनमें कंपटीशन होता है ना। तो एक शेर क्या करेगा? दूसरे शेर को मार देगा। इसका मतलब जो कमज़ोर शेर था वो मर जाएगा और जो बचेगा वो अपना विकास करेगा। ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे। सीमाकारी होंगे मतलब ऐसा होगा, सीमाकारी का मतलब आराम से भोजन क्या हो, कम हो, सॉरी भोजन की उपलब्धता कम हो तब होगा ऐसा नहीं कि आराम से भोजन मिल रहा है। मान लो सबको भोजन पानी मिल रहा है, सबको रहने का आवास मिल रहा है, तो लोग बात काहे को लड़ेंगे बताओ? अरे क्यों लड़ेंगे फालतू में, है ना। जब सब कुछ अच्छा मिल रहा हो तो कहने का मतलब ये नियम याद रखना कि अगर कंपटीशन हो रहा है दो जातियों में तो स्पर्धी रूप से जो घटिया जाति उसको विलुप्त कर दिया जाएगा। भाई स्पर्धा सामना करने वाली जातियों ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती है जो बहिष्कार की बजाय सहअस्तित्व को बढ़ावा दे। उदाहरण संसाधन विभाजन। ये नया टॉपिक शुरू हो गया यहाँ से। अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों जातियां दो उपाय कर सकती है। या तो वो क्या कर सकती है? सविभाजन कर सकती है। सविभाजन का मतलब समझते हो? साझा कर लेगी। क्या कर लेगी? साझा। एक तरीका तो संसाधन का विभाजन कर ले, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा, आपने गांव में मोहल्ले में देखा होगा कि मकान के बीचों बीच एक दीवार खींच दी जाती है, देखा होगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सविभाजन। साथ साथ क्या कर लिया जाए? बंटवारा कर लिया जाए ताकि कोई लड़ाई न हो, कंपटीशन ना हो किसी प्रकार का, तो तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, ऐसा हो। तो ये संसाधन विभाजन कर लिया जाएगा। शेर भी क्या करेगा? भाई इधर का तू खा ले, इधर का मैं खा लूँगा, ऐसा। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कि मैं ही सारा खा लूँ तो फिर तो क्या होगी? लड़ाई होगी। तो ये है नियम, गोसे का नियम। गोसे का मतलब लादकों से चलेंगे, है ना, याद रख लेना। तो ये चीज़ को याद रखना, इसको ऐसे याद रखना। अब संसाधन विभाजन क्या है? रिसोर्स पार्टीशन मतलब स्पर्धा से बचने के लिए जातियों के द्वारा सीमित संसाधनों का विभाजन है। जो सीमित संसाधन है ना उनका क्या कर लिया जाएगा? विभाजन कर लिया जाएगा। इसके लिए वे अशन आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनती है। या तो खाने का समय बदल दिया जाए, ठीक है ना, खाने का समय बदल दिया। जातियों ने देखना आप लोग, पक्षियों के बीच में कंपटीशन हो रहा था तो चमगादड़ ने अपने खाने का समय रात्रि में शुरू कर लिया। याद है, रात्रि में आती चमगादड़। तो ऐसे भी इसको बोलते हैं। कुछ पक्षी दिन में आते हैं सुबह के टाइम पे, कुछ पक्षी रात में आते हैं, या कुछ कीट रात में आते हैं खाना खाने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? संसाधन विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन। तितलियां देखो आपने दिन में सुबह के टाइम पे मंडराती है, भौरे वगैरह सब, रात में आप देखोगे तो अलग कीट आ जाएंगे। एक उदाहरण देकर बताया गया है इसको, संसाधन विभाजन को। आपसे पूछा जाएगा संसाधन विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो मैकआर्थर इंपॉर्टेंट है भाई। मैकआर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी, कौन है भाई? फुदकी या वार्बल्स की 5 निकट जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रही। ध्यान दो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि इस फुदकी की 5 जातियां हैं, है ना। फुदकी की 5 जातियां हैं जो पेड़ की शाखाओं और वितान पर शिकार कीट के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक विभिन्नताओं के कारण साथ रह सकी। इन्होंने क्या कर लिया कि कुछ तो टहनियों पे रहेगी, कुछ तने पे रहेगी, कुछ इस पे रहेगी, इसको बोलते हैं। तो सबने अपना अलग अलग स्थान क्या कर लिया? निर्धारित कर लिया। कोई पुष्प पे रहेगा, ऐसे। इस प्रकार से इन्होंने अपने संसाधनों का क्या कर लिया? विभाजन कर लिया, ठीक है ना। जैसे विभाजन का मतलब ये हुआ कि साथ साथ रहना,
पर समय बदल देना, क्या बदल देना, समय बदल देना या जगह बदल देना, ये है संसाधन विभाजन। बोलो कोई दिक्कत है कि इसमें? तो फिर से दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक बार और देखना सभी। ये कौन सा नियम है? गोसे के नियम में आएंगे आपके। ये गोसे का नियम क्या है? कंपटीशन वाला है ना, स्पर्धा वाला। तो इसमें क्या बोलेंगे कि कोई भी दो जातियां अनंत काल तक साथ नहीं रह सकती अगर उनके लिए एक ही संसाधन के लिए उनमें कंपटीशन हो। ठीक है। उसी प्रकार से अगर स्पर्धा करने के से बचने के लिए जातियां क्या करती है, या तो वो संसाधन विभाजन कर लेती है, ठीक है ना, संसाधन विभाजन करती है भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आता है आपके नया टॉपिक नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं परजीविता। क्या बोलेंगे उसको? परजीविता। परजीविता में क्या होगा देखिए, परजीविता बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो, अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। अनेक परजीवी जो होते हैं ना, परपोषी विशिष्ट, जैसे कि मलेरिया मनुष्य में और मच्छर में होता है भाई, है ना। मलेरिया जो फैलता है वो मनुष्य और मच्छर में होता है, अन्य किसी में नहीं होता है। ठीक है। वे परपोषी की केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं, यानी कि विशिष्ट किसको बोलेंगे? परपोषी विशिष्ट, जो केवल एक ही परजीवी या एक ही परपोषी पर अपना जीवन बिताते हैं, उनको क्या बोलेंगे? परपोषी विशिष्ट। ये दोनों सह विकसित होते हैं, अर्थात अगर परपोषी परजीवी को, ध्यान देना, अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है, तो परजीवी भी उसी परपोषी प्रजाति के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए विशेष साधन विकसित करता है। बात समझना आप लोग कि एक तो होता है परजीवी, एक होता है परपोषी। परपोषी क्या करता है? मुझे परजीवी को अंदर नहीं आने देना है। ठीक है। उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग, जैसे पहले के पुराने समय में क्या नाम से, जैसे खटमल जुए वगैरह ऐसे पड़ती थी, तो क्या साधन विकसित किए कि रोज नहाना है, साफ सफाई से रहना है, तो आराम से वो खटमल जुए वगैरह वो नहीं आती है, तो उसने संसाधन विकसित कर लिया। ठीक है ना, इससे विकास हो गया। दूसरी चीज़ देखो आप लोग यहाँ पर, जैसे कि मच्छर है, मच्छर अपने अंदर एंट्री कर, मच्छर के माध्यम से प्लाज्मोडियम एंट्री करता है, तो क्या किया, हमारे शरीर ने प्रतिरोधी दवाइयाँ खाना शुरू कर दी, तो वो प्लाज्मोडियम अंदर नहीं बढ़ेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि प्लाज्मोडियम भी, ध्यान देना, उस दवाई से नहीं मरेगा, फिर दवाई अपन को क्या करनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी। वो साधन अपने आप को ऐसे विकसित कर लेता है। अब परजीवियों के अनुकूलन क्या है? देखो, परजीवियों ने क्या किया, ध्यान से देखना। परजीवियों ने ऐसा क्या किया कि जो आसानी से, है ना, आसानी से परपोषी को नुकसान पहुंचा सके, उसके लिए क्या किया गया है? देखिए उसने क्या किया। आवश्यक संवेदी अंगों का अभाव, ध्यान देना, परजीवी ने क्या किया? परजीवी में एक तो संवेदी अंगों का अभाव है भाई। संवेदी अंग मतलब संवेदना नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता इसको। परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूसकों की उपस्थिति, यानी जो भी परजीवी होता है ना, वो परपोषी से चिपकने के लिए चूषक होते हैं उसके पास। जैसे जोंक होती है, जोंक, अरे जोंक जो होती है वो भैंस या गाय के चिपक जाती है, मेन तो भैंस के चिपक, भैंस पानी में पड़ी रहती है ना, तो वो चिपक जाती है। पाचन तंत्र का लोभ, इनमें पाचन तंत्र ही नहीं है ना। और उच्च जनन क्षमता, बहुत ज़्यादा इनमें क्या होती है? जनन क्षमता होती है। जोंक, केंचुए, इनमें बहुत ज़्यादा जनन क्षमता होती है। परजीवियों का जीवन चक्र प्राय जटिल होता है। इसका एक उदाहरण है कि मानव लीवर फ्लूक अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ, घोंघा और मछली पर निर्भर रहता है। घोंघा और मछली पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। ठीक है। मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए मच्छर की आवश्यकता पड़ती है। तो यह है परजीवियों का जीवन चक्र, बहुत ज़्यादा जटिल होता है। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। ये परपोषी की उत्तरजीविता, समष्टि घनत्व और वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं। वे परपोषी को कमज़ोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए उपयुक्त या असुरक्षित बना देते हैं। तो ध्यान देना, परजीवी बहुत ये है। परजीवी के लिए एक बार और याद रखना, परजीवी में जब क्या होता है, एक जाति को लाभ और दूसरे को क्या होती है? सिर्फ हानि होती है। अब परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? तो परजीवी होते हैं दो प्रकार के।
एक तो होता है एक्टोपैरासाइट यानी कि बाह्य परजीवी। परजीवी जो परपोषी जीव की बजाय बाह्य पृष्ठ पर अंशन करते हैं। उदाहरण मानव पर जोंक के समूह। देखो जोंक का उदाहरण किताब ने भी लिख दिया। बाह्य परजीवी मतलब जो बाहर से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं स्किन पे बैठ करके, अंदर नहीं। एक और है कुत्तों पर चींचड़ियाँ, जानते हो आप लोग, टिक्स होते हैं, चींचड़े लग जाते हैं, जानवरों में लगते हैं चींचड़े। अनेक समुद्री मीन के बाह्य परजीवी जिनको बोलते हैं कोपेपोड याद रखना, कोपेपोड याद रखना इसको। अनेक समुद्री मीन के, मीन यानी मछली, समुद्री मछली के बाह्य परजीवी होते हैं जिनको बोलते हैं अरिथ्रोपाद हिंदी में, और इंग्लिश में बोल देंगे कोपेपोड। ग्रस्त अमरबेल, कसकूटा, अमरबेल को बोलते हैं कसकूटा, जिसको कस के कूटा जाता है उसका नाम है कसकूटा। अमरबेल नहीं बनाते क्या वो पुराने टाइम पे गांव में वो छुमली बनाते थे, छुमली जानते हो आप लोग, जानते हो, सभी जानते होंगे, अभी भी होगी, बहुत से घरों में होगी। अमरबेल को घुमा फिरा करके वो पानी वानी रखने के लिए रख देते हैं उसको, वो है कसकूटा। कसकूटा कहाँ पे परजीवी होती है भाई, पौधे जो बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। बाढ़ जानते हो, बाढ़ नहीं जानते हो आप लोग, बाढ़ वो होती है ना खेत के करते हैं जो, वही बबूल उन पे होती है आसपास। अमरबेल में विकास की प्रक्रिया के दौरान इसका पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती है भाई, ध्यान देना, जब इसका विकास होता है इसका पर्णहरित और पत्तियां क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है इसकी, तो फिर क्या होगा, तो ये पोषी पादप से अपना पोषण प्राप्त करता है। पहले तो चढ़ जाता है यार ये पत्तियां होती जब, फिर इसकी पत्तियां क्या हो जाती है, तो आप देखा खजूर में घुस जाती है, पीपल में घुस जाती है। हाँ नहीं देखा आपने, पीपल में खजूर उगती नहीं देखी क्या, ऐसा ही ये परजीवी एक तरह से। तो इस तरीके से देखो आप आगे, अमरबेल में विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाएगी ना, तो फिर अपना भोजन किससे प्राप्त करेगी, ये अपना भोजन परपोषी पादप से प्राप्त करेगी। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता क्योंकि इसको हमारे रक्त की आवश्यकता जनन के लिए पड़ती है, न कि भोजन के लिए। हाँ भाई इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना है इसको, क्या मादा एनाफिलीज मच्छर परजीवी है क्या, नहीं है, क्योंकि उसको तो ये सारे काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जनन के लिए। वो तो अपना जनन चक्र प्राप्त करने के लिए यहाँ आता है, आपने देखा भी होगा ये, अरे परपोषी होता है ना मनुष्य और मच्छर, तो जब प्लाज्मोडियम मच्छर से निकल के मनुष्य में आता है तो किसके लिए आता है, जनन करने के लिए आता है, और वो खाता भी किस लिए है, जनन के लिए। और मच्छर खाता है कि प्लाज्मोडियम खाता है भाई, प्लाज्मोडियम है ना। तो याद रखना मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता क्योंकि इसको हमारे रक्त की आवश्यकता जनन के लिए पड़ती है, न कि भोजन के लिए। और इसकी जनन प्रक्रिया पूरी होने के लिए मनुष्य का रक्त जरूरी है भाई, इसलिए खून चूसने आते हैं हमारा, है ना, उसको भी अपनी प्रजाति बढ़ानी है भाई, है ना, मजबूरी उसकी। अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट का उदाहरण, परजीवी जो परपोषी के शरीर में विभिन्न स्थलों जैसे कि यकृत पे पाए जाते हो, वृक्क में रहते हो, फुफ्फुस में रहते हो, लाल रुधिर कोशिका आदि में रहते हो, उनको बोलेंगे अपन अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी का जनन चक्र भी क्या होता है, जटिल होता है। इसके उदाहरण भी देखेंगे अपन अभी। इनमें आकार की और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरल होते हैं और उच्च प्रजनन क्षमता होती है इनकी भी। पक्षियों में अंड परजीविता, ब्रूड पैरासाइटिज्म इन बर्ड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। देखो कैसे पक्षियों में क्या होगा, इम्पोर्टेंट ऐसे है, देखो यहाँ परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडों को सेने देता है, इंक्यूबेट देता है, मतलब सेने मतलब उष्मायन, उष्मायन बोलते हैं, लिख लेना आप यहाँ पे उष्मायन, उष्मायन मतलब उष्मा देना। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के सदृश विकसित हो गए ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचाने जाने और घोंसले से उन्हें निकाल दिए जाने की संभावनाएं समाप्त हो जाए। जैसे कोयल अपने अंडे जो होती है ना वो कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में। कितनी मीठी बोलती है भाई और कितना खराब काम करती है। बेचारे कौवे को लोगों ने क्या मान रखा है, ये तो काँव काँव करता है, वो इसीलिए तो काँव काँव करता है, इसलिए काँव काँव करता है। कौवे को ये नहीं पता कि ये अंडे किसके हैं, मेरे हैं कि कोयल के हैं, प्रजाति एक ही है, ठीक है ना। तो ध्यान देना,
कोयल गाती नहीं है, कोयल दिन रात इसी चिल्लाती है, रोती है, वो याद रख लेना। उसके अंडे उसको और जगह मजबूरी में रखने पड़ते हैं, क्योंकि कोयल को घोंसला बनाना नहीं आता है ना, याद रखना। कौवा भी ऐसा ही है होने में तो है ना। पर देखो दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसी प्रजाति होती है। ध्यान से देखोगे ना आप कौवे को और कोयल को तो एक जैसा नजर आएंगे। दोनों काले होते हैं भाई, दोनों काले होते हैं, अंडे भी एक जैसे होते हैं। तो बेचारा कौवी पॉकेट में ही क्या करती है, फिर बाद में जो बड़े होते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो वो उड़ के चल जाते हैं अपनी जगह पे है ना। तो कौवा और ये विशेष आग ना अंड परजीविता से आप क्या समझते हैं, ऐसा है उदाहरण देके समझाओ। ठीक है, किसका उदाहरण है ये, अंत परजीविता का, बाह्य परजीविता का? हाँ, ये अंड परजीविता का उदाहरण है अलग से, है ना, इसको याद रखना आप अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आता है सबोजिता, डी है इसको, ये क्या होता है देखो, उदाहरण ध्यान देना इसके कुछ उदाहरण है, आप अच्छे समझना। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला ऑर्किड, ये प्लस माइनस गड़बड़ हो रहा है इसमें थोड़ा सा, है ना। आपने लिख लिया कि प्लस माइनस जीरो भी, कोई बात नहीं, लिख लिया नहीं। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला ऑर्किड, तो आम की शाखा को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, आम की शाखा तो जीरो, और फायदा किसको हुआ, ऑर्किड को। ठीक है, तो ये सबोजिता है ना। वेल की पीठ को आवास बनाने वाले बारनेकल, वेल की पीठ यानी वेल मछली जो होती है ना, उसके ऊपर बारनेकल उगते हैं। बारनेकल को तो फायदा है, लेकिन वेल मछली को ना तो फायदा है ना नुकसान है। ठीक है, याद रखना। पक्षी, बगुला और चारण पशु जहाँ चढ़ते हैं उनके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चढ़ते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उनके कीट बाहर निकलते हैं भाई, उनसे कीट बाहर निकलते हैं और बगुले उन कीटों को खाते हैं। अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना पकड़ना बगुले के लिए क्या होता, कठिन होता है। बगुला भगत दूसरे की चीज़ों को ग्रहण करता है ना। पक्षी बगुला होता है, उसको तो हो रहा है फायदा, लेकिन क्या भैंस चल रही है उसको फायदा है क्या, वो पूंछ हिलाती रहती है और आराम से कीट उड़ते रहते हैं। और एक खेत होता है ना, खेत, किसान खेत जोतता है, उस टाइम पे भी ट्रैक्टर चलता है ना, तो आसपास बगुले आ जाते हैं खाने के लिए, है ना। तो बगुला ढूंढता नहीं है, तो समझने की जरूरत है। और एक है समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली, समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली होती है। समुद्री एनीमोन के दंशन स्पर्शक मछली को परभक्षियों से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एक छोटी क्लाउन मछली होती है, बहुत छोटी मछली, ये समुद्री एनीमोन के बीच में दंशक होते हैं, उसके बीच में छुपी रहती है। जैसे मनुष्य होता है ना, मनुष्य के बालों में जुएं छुपी रहती है, दिखाई नहीं देती दूसरों को, ऐसे ही। इसके बाद आता है सहोपकारिता, म्यूटाइलिज्म। ये उदाहरण याद रखना, प्लस माइनस जीरो, समझ गए ना आप लोग। ये प्लस माइनस जीरो का मतलब याद रखना आपको अच्छे से, यही आता है पेपर में कि प्लस हुआ कि माइनस हुआ कि कुछ नहीं हुआ। फिर आता है सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या होता है, म्यूटाइलिज्म। इसका उदाहरण समझना आप लोग, जैसे लाइकेन, ये कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध है। बताओ, सहोपकारी मतलब जब दोनों को क्या होता हो, फायदा होता हो, दोनों प्लस में हो तो क्या बोलेंगे, सहोपकारिता। परिभाषा क्या हो जाएगी बताओ, ऐसी प्रक्रिया जब जिसमें दोनों जीवों को क्या होता हो, फायदा होता हो। किसने परिभाषा नहीं लिखी हो तो लिख देना एक बार, शायद पीछे लिख रही थी, पीछे लिख रही है। कवकमूल, माइकोराइजा, इसमें क्या होता है देखो, कवकों और उच्च कोटि के पादपों की जड़ों के बीच संबंध होता है। ये कवक मृदा से आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषण करता है, जिसमें पादपों की सहायता करता है। बदले में पादप उस कवक को क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। मतलब कहने का मतलब, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कहा था भाई, कहा था नहीं कहा था, अरे कहा ध्यान है तुम्हारा, यही कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये उच्च पादप होते हैं यहाँ पर, इसमें भी यही बात है, ठीक है। तुम मुझे भोजन पानी दो मैं तुम्हें कार्बोहाइड्रेट दूंगा। परागण और बीज प्रकीर्णन के माध्यम से पादपों और प्राणियों के मध्य सहोपकारिता के उदाहरण।